हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की को देखती है और उस लड़की को देख वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है, बहू तू जिंदा है? आंटी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? किसकी बहू और कैसी बहू? तो मेरी बहू है बेटा। आपको कोई गलतफहमी हुई है आंटी जी। मैं तो यहाँ एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर निशा। मैं आपकी बहू नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और नीलम उसको बार बार अपनी बहू बोलती है। आखिर नीलम डॉक्टर निशा को अपनी बहू क्यों बोल रही है, आइए जानते हैं। नीलम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर निशा हूबहू उसकी बहू जैसी दिखती है। कुछ दिनों बाद एक बार फिर नीलम निशा के पास जाती है और उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अरे आंटी, मैं सच में आपकी बहू नहीं हूँ। हाँ, मैं जान गई कि तुम मेरी बहू नहीं हो, लेकिन तुम बिल्कुल मेरी बहू जैसी दिखती हो। क्या तुम कुछ महीनों के लिए मेरी नकली बहू बनोगी? ये क्या बोल रही हैं आप? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा है, पर ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। क्या हुआ है आपके बेटे को? मैं बताती हूँ। आज से 4 दिन पहले नरेश अपनी पत्नी विभा और मां नीलम के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। नरेश को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नरेश भरपूर धन दौलत के साथ दया से भी पूर्ण था और अगर कोई नरेश से कोई मदद मांगता तो नरेश उसकी मदद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। ऐसे ही एक दिन नरेश अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई है इस घर में? जी बाबा, बोलिए। बेटा, मैंने कुछ समय से कुछ भी खाया नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। अरे हाँ हाँ, जरूर बाबा, मैं आपको कुछ नहीं बहुत कुछ खाने के दूंगा। अरे विभा, जरा कुछ खाने को तो लाओ बाबा को, बाहर दरवाजे पे भूखे खड़े हैं। जी, अभी लाई। कुछ देर बाद विभा खाने को लाती है और जब वो बूढ़ा व्यक्ति खाना खाकर जा रहा होता है तो नरेश उसको रोककर उसके हाथ में पैसे थमा देता है। ये देख वो बाबा बोलते हैं, बेटा, भगवान हमेशा तुझ पर मेहरबान रहे, भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ नीलम चुपचाप देख रही थी और जैसे ही वो बाबा वहाँ से जाते हैं वैसे ही नीलम अपने बेटे नरेश से बोलती है, बेटा तू सबकी मदद करता है, अच्छी बात है, लेकिन यूँ इस तरह अनजान को अपने घर में मत घुसाया कर। माँ, वो एक गरीब आदमी था और गरीबों की मदद करना पुण्य का काम होता है। अच्छा चलो माँ, मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। इस तरह नरेश अपने ऑफिस चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब नरेश किसी न किसी काम से बाहर जाता रहता था और वो उस काम में इतना बिजी हो जाता है कि नरेश ना तो विभा को फोन कर पाता था और ना ही उससे बात। विभा नरेश की याद में हमेशा डूबी रहती थी और दुखी रहती थी। ये देख एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू तू क्यों अकेले लगी रहती है? क्यों इतना उदास रहती है तू? मम्मी जी, नरेश तो अब घर पर ही नहीं है। पता नहीं ऐसा कौन सा काम आ गया जो इतने बिजी रहने लग गए। बेटा, हमारे नरेश का काम तो तू जानती ही है, वो अपने काम को होल्ड नहीं कर सकता और बहू इसलिए वो काम में इतना बिजी रहता है, फोन भी नहीं कर पाता। और तुझे तो पता ही है उसको आए दिन बाहर जाना पड़ता है। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे एक कॉल तो कर सकते हैं ना। विभा उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और 3 दिन बाद नरेश अपने घर आता है और विभा उसको देखकर मानो उछल सी जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। विभा गले लगाकर नरेश से बोलती है, नरेश जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे विभा, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा काम कैसा है, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे एक कॉल भी नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और अपने बेटे से बोलती है, अरे बेटा तू आ गया, देख तो तेरी पत्नी तेरे लिए कितना बेचैन रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये बेचैन रहती है, लेकिन मेरे लिए मेरा काम भी जरूरी है ना माँ। अब तो आप ही इसको कुछ समझाइए। बेटा मैं तो इसको समझा के थक गई हूँ। अरे अब छोड़ो इन बातों को और चलो चलकर खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है माँ।
मुझे आपके हाथों का खाना खाना है। अब जल्दी से खाना दे दो। मुझे खाना खाने के बाद मैं आप दोनों को सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज देने वाले हैं आप? यही कि एक बार फिर से लंबे समय के लिए बाहर चले जाएंगे? अरे नहीं बाबा, पहले तुम खाना तो खा लो, उसके बाद ही मैं सरप्राइज दूंगा। पता नहीं ऐसा कौन सा सरप्राइज है। अब सभी लोग खाना खाकर हॉल में बैठ जाते हैं, जिसके बाद नरेश अपनी माँ और अपनी पत्नी से बोलता है। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं एक सरप्राइज दूंगा, तो अब वो सरप्राइज बताने का समय आ गया है। एंड मुझे पता है कि मेरे इस सरप्राइज से मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। अरे तो बता भी दे अब कि क्या है तेरा सरप्राइज। वो सरप्राइज ये है कि कल हम सभी बाहर जा रहे हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि हम फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। नरेश की बात से विभा खुश तो होती है, लेकिन वो उसको जताती नहीं और मुंह बनाते हुए उससे बोलती है। अरे वाह, आज आपको टाइम मिल ही गया हम लोगों के लिए। मिला नहीं है, निकाला है। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है, मैं अपनी माँ के साथ जा सकता हूँ। क्यों माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी को हंसता हुआ देख अब विभा भी अपने गुस्से को थूक देती है और अगले ही दिन अब सभी अपनी फैमिली ट्रिप पर जा रहे थे। तभी नीलम बोलती है। नरेश जरा कार रोक, मुझे बाहर जाना है, थोड़ी घुटन सी हो रही है। ठीक है माँ। नरेश कार रोकता है और नीलम बाहर निकल जाती है। नीलम बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रही थी, तो वहीं नरेश और विभा अपनी कार में बैठे हुए थे। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आता है और उनकी कार को टक्कर मारकर चला जाता है। नीलम की आंखों के सामने उसके बहू बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। ये देख नीलम को मानो उस समय एक सदमा लग गया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसके पास नर्स और डॉक्टर खड़े थे। उसको देख नीलम बोलती है। मेरा बेटा, मेरी बहू, नर्स, मेरे बहू बेटे कहाँ हैं? देखिए, आपका बेटा तो बच गया, लेकिन आपकी बहू को हम नहीं बचा पाए। क्या? जी हाँ, हम आपकी बहू को नहीं बचा पाए और आपका बेटा कोमा में। वो कब होश में आएगा कब नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो जब भी होश में आएगा तब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। अभी उनकी दिमागी हालत बहुत कमजोर है। उनको उनकी पत्नी की मौत के बारे में कुछ नहीं बताइएगा। इतना बोलकर डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर अब नीलम फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा बेटा कोमा में है और उसकी आदत है कि जब भी वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी पत्नी को देखना चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि जब वो होश में आए तो तुम उसकी विभा बनके उसके सामने आ जाओ। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तुम चली जाना। मेरे बेटे को बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नीलम को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख निशा उसकी नकली बहू बनने के लिए राजी हो जाती है, और जब वो नीलम के घर जाती है तो वो विवाह की तस्वीर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते जाते हैं और अब नरेश भी कोमा से बाहर आ जाता है और अब वो घर भी आ जाता है। निशा उसकी वाइफ बनकर उसकी सेवा तो करती है, पर कहीं न कहीं निशा का एहसास भी विवाह से बिल्कुल अलग था। वो 2 दिन बाद जब नरेश विवाह उस निशा को अपने गले लगाता है तब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि वो विवाह नहीं बल्कि कोई और है, और वो निशा से बोलता है। कौन हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो नरेश? मैं आपकी विभा हूँ। नहीं, तुम मेरी विभा नहीं हो। बताओ कौन हो तुम? निशा बार बार उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है और गुस्से में सामान इधर से उधर फेंकता रहता है। मेरी विभा कहाँ है? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नरेश की आवाज सुनकर नीलम वहाँ आ जाती है और उसको इस तरह तोड़फोड़ करता हुआ देख नीलम उसको रोकते हुए बोलती है। क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? माँ, मेरी विभा कहाँ है? और आपको क्या लगा कि इन 4 दिनों में ये औरत विभा का भेष लेकर मेरे सामने रहेगी तो क्या मैं इसको अपनी पत्नी का दर्जा दे दूंगा? माँ, मैं विवाह के एहसास से उसको पहचान जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर अब नीलम नरेश को सारी बात बता देती है। सच जानने के बाद नरेश शांत होता है और वो रोते हुए निशा से बोलता है। निशा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया भी करता हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना किया, पर मुझे मेरी विवाह की यादों के साथ रहना है। तुम मेरे लिए मेरी 4 दिन की पत्नी और मेरी माँ की 4 दिन की बहू बनी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ रही होंगी। मैं समझ रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। इतना बोलकर निशा वहाँ से चली जाती है और नरेश अपनी विवाह की यादों के साथ रहने लगता है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।